हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1000 प्रश्नों का महासंग्राम चल रहा है, जिसमें आज ये दूसरा वीडियो है। यानी प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न मैं ले रही हूँ। पहले वीडियो में 100 प्रश्न ले चुकी हूँ, आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें भी मैंने 100 प्रश्न लिए हैं। कुल 10 दिन का ये प्रश्नों का महासंग्राम है, जिसमें मैं 1000 प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परीक्षा से पहले पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर लिए हैं, संभावित प्रश्न भी शामिल कर लिए हैं, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और विज्ञान में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा यदि आप लगातार इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करवा चुकी थी, जूनियर प्राइमरी दोनों के, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध बर्फ का गलनांक है। पहला है 273 केल्विन, दूसरा है 0 केल्विन, तीसरा है -273 केल्विन और चौथा है 300 केल्विन। अब गलनांक क्या होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस पदार्थ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। शुद्ध बर्फ का जो गलनांक है वह 273 केल्विन है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस के एक अणु का सूत्र है। पहला है P, दूसरा है P4, तीसरा है P6 और चौथा है P8। तो फास्फोरस के एक अणु का सूत्र होता है P4। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरालुमिनियम मिश्र धातु में एल्यूमिनियम इस कारण से मिलाया जाता है। पहला है एल्युमिनियम भंगुर होता है, दूसरा है एल्यूमिनियम मजबूती कम करता है, तीसरा है एल्यूमिनियम हल्कापन लाता है और चौथा है एल्यूमिनियम गलनांक को कम करता है। तो ड्यूरालुमिनियम मिश्र धातु में एल्यूमिनियम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम ड्यूरालुमिनियम मिश्र धातु में हल्कापन लाता है। यानी जो एल्यूमिनियम है यह हल्कापन लाता है, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ड्यूरालुमिनियम में एल्युमिनियम भी होता है, तांबा भी होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज भी, तो ये भी याद रखिएगा, लेकिन अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। एक अधातु जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है। पहला है हीरा, दूसरा सल्फर, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा फास्फोरस। तो एक अधातु जो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है वह है ग्रेफाइट। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक बहुरूप है और एक अधातु है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन से सही सुमेल हैं? जो सही सुमेल हैं वह बताने हैं। लिखा है खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, दूसरा लिखा है अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, तीसरा है मधुमक्खी का डंक मैलिक एसिड और चौथा है सिरका एसिटिक एसिड। तो जो सही मिले हुए हैं वह बताने हैं। तो खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल सही मिला हुआ है, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल सही है, सिरका एस्टिक अम्ल ये सही है, यानी पहला दूसरा चौथा सही है, तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, HCOOH, तो याद रखिएगा मैलिक अम्ल नहीं पाया जाता, तो ये आपको याद रखना है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है, सीधा ही पूछ लिया गया है, तो याद रखिए। अगला प्रश्न है। कोयले का शुद्धतम रूप है। पहला है लिग्नाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा है एंथ्रासाइट और चौथा पीट। तो कोयले का शुद्ध रूप पूछा गया है, तो कोयले का शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 92 से 98% तक होती है और इस कोयले का प्रयोग घरों तथा व्यवसायों में हीटिंग के लिए किया जाता है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसने कौन सी कोशिका देखी? पहला है पादप कोशिका, दूसरा है प्राणी कोशिका, तीसरा है तंत्रिका कोशिका और चौथा है जीवाणु कोशिका। तो विद्यार्थी क्या देख रहा है कि उसमें कोशिका भित्ति तो है लेकिन केंद्रक नहीं है, तो वह कौन सी कोशिका होगी? तो यह होगी जीवाणु कोशिका। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर ही जनन करता है? पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है अमीबा और चौथा है फफूंदी। तो विषाणु यानी वायरस केवल परपोषी कोशिकाओं के भीतर ही जनन कर सकता है, तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? पहला है टाइफाइड, दूसरा इन्फ्लुएंजा, तीसरा पेचिस और चौथा हैजा। तो जो वायरस के कारण होता है वह हमें बताना है। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। टाइफाइड, पेचिस और हैजा ये बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है? पहला है डेंगू, दूसरा मलेरिया, तीसरा पोलियो और चौथा खसरा। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प मलेरिया। डेंगू जो है एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, पोलियो वायरस द्वारा फैलता है और खसरा जो है ये भी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, बीएचसी और मेलाथिन है? पहला है कीटाणुनाशक, दूसरा कीटनाशक, तीसरा है कवकनाशक और चौथा है खरपतवार नाशक। तो बीएचसी और मेलाथियन ये क्या है? ये हैं कीटनाशक। ये कीटनाशक रासायनिक जैविक पदार्थ हैं और वे पदार्थ जो रासायनिक क्रियाओं वाले गुणों के कारण कीटों को मारते हैं कीटनाशक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? पहला है अधिक सीखने की उत्सुकता, दूसरा है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, तीसरा है कठिन कार्य और चौथा है खुला मस्तिष्क। तो कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो कठिन कार्य जो है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? जब हम तार्किक रूप से सोचें और बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात को सत्य न माने, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। और समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वह सीखने की उत्सुकता तथा समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता लाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? पहला है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, दूसरा है शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सृजनात्मकता एवं प्रयोगात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए और चौथा है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो विज्ञान मेले का जो आयोजन किया जाता है शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सृजनात्मकता एवं प्रयोगात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। जो विज्ञान मेला होता है इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि जो शिक्षार्थी हैं अपने विचारों को प्रदर्शित करें, अपनी सृजनात्मकता और प्रयोगात्मकता को बढ़ावा मिले। उनकी जो शिक्षार्थी हैं उनकी सृजनात्मकता और प्रयोगात्मकता को बढ़ावा मिले। इसके अलावा छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये सब उद्देश्य होते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन प्रदूषक का एक उदाहरण है। पहला है SO2, दूसरा है O3, तीसरा है आयोडीन 131 और चौथा है निस्तारित बिजली के बल्ब। तो रेडिएशन प्रदूषक का उदाहरण पूछा गया है, तो आयोडीन 131। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आयोडीन 131 रेडिएशन प्रदूषक का एक प्रमुख उदाहरण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण ठोस, तरल व गैसीय पदार्थों में जहां अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है तथा इनसे निकलने वाली विकिरण वातावरण को दूषित करती है तथा ये पदार्थ रेडिएशन प्रदूषक का कार्य करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण द्वारा कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और गर्भपात की आशंका बनी रहती है। तो ये भी याद रखिए। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कहते हैं। पहला है प्रतिदीप्ति, दूसरा है जीव दीप्ति, तीसरा है संदीप्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जीवित निकाय द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे जीव दीप्ति कहते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
जो साधारण प्रकाश होता है इसमें ऊष्मा भी रहती है, लेकिन जो जीव दीप्ति प्रकाश है उसमें ऊष्मा नहीं रहती। इतना और याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन से कथन विलयन के लिए सही है? पहला है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण है, और दूसरा है, यह ठोस द्रव गैस अवस्था में हो सकता है। तो विलयन के बारे में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विषमांगी मिश्रण तो होगा नहीं, तो पहला गलत हो गया। यह ठोस द्रव गैस अवस्था में हो सकता है, ये बात सही लिखी हुई है। तो ये इसमें केवल दो सही है, एक गलत है, तो बी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीटी का पूरा नाम है, पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, दूसरा है सूचना एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, तीसरा है अभिनव एवं संचार प्रौद्योगिकी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होगा? तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होगा, तो क्लास 6 यानी बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, दूसरा है, यह निदानात्मक है, तीसरा है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, और चौथा है, यह करना आसान है। तो विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह निदानात्मक है। रचनात्मक आकलन सभी इकाइयों की निर्देशन प्रक्रिया समाप्ति से पहले होता है, अर्थात इकाई निर्देशन के बीच होता है। यह विद्यार्थी व अध्यापक दोनों का नैदानिक परीक्षण करता है, इसके बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है। तो इसमें आपका बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है, पहला है, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, दूसरा है, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, तीसरा है, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, और चौथा है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है, प्रयोगशाला का काम करना, दूसरा है, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन, तीसरा है, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, और चौथा है, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन। तो वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? प्रयोगशाला का काम करना। जो प्रयोगशाला विधि है वह सबसे उपयुक्त है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा लैबोरेटरी वर्क। प्रयोगशाला में काम करना करके सीखने तथा अवलोकन द्वारा सीखने आदि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, तो पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जाने चाहिए? पहला है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, दूसरा है, दत्तकार सह प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है, व्याख्यान सह परिचर्चा विधि, और चौथा विकल्प है, प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि यानी प्रोजेक्ट कम लैबोरेटरी मेथड। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह डी विकल्प हो जाएगा। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने के लिए एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है, और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करना चाहिए। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है। इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है मूल्यांकन दृष्टिकोण विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तरी विधि, और चौथा है प्रदर्शन विधि। अब विज्ञान शिक्षक है और उसे पढ़ाना है बल यानी फोर्स टॉपिक उसे पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा जो तरीका होगा वह होगा प्रदर्शन विधि। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। पहला है टेक्स्ट बुक से सीखें, दूसरा है चित्र दिखाकर, तीसरा है छात्रों को पास के पार्क ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना, और चौथा है अपने स्वयं के द्वारा पढ़ने का सुझाव देना, क्योंकि यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो शिक्षक को पढ़ाना है जैव विविधता, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जो पास का पार्क हो, छात्रों को वहां ले जाएं, तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहें। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? पहला है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, दूसरा है निलंबित सूक्ष्म कण, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का कारण है? तो निलंबित सूक्ष्म कण, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। निलंबित सूक्ष्म कण विषाक्त स्मॉग, ग्लोबल वार्मिंग, वाहन प्रदूषण और कारखाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और अनेक बीमारियों का कारण भी बनते हैं। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया? तो प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया? हरगोविंद खुराना द्वारा। कब किया गया? 1972 में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है। पहला है थाइमस, दूसरा विरसण, तीसरा एड्रिनल और चौथा पीयूष। तो शरीर की आपातकालीन ग्रंथि जो है वह है एड्रिनल ग्रंथि। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये ग्रंथि प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है। इन्हें आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। तो याद रखिए ये आपातकालीन ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है मनुष्य में पसलियों की संख्या है। पहला है 10 जोड़ी, दूसरा है 12 जोड़ी, तीसरा है 14 जोड़ी और चौथा है 16 जोड़ी। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पसली पिंजर मानव के वक्ष में उपस्थित हड्डियों का ढांचा होता है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, पहला है उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, दूसरा है उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, तीसरा है उससे पूर्णता आर पार गमन कर सकता है और चौथा है उसके द्वारा पूर्णता अवशोषित हो जाता है। तो हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं, कब देख सकते हैं? जब प्रकाश जो है उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? पहला है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है एजेटोबैक्टर और चौथा है बैसिलस। तो पूछा जा रहा है मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वह है एजेटोबैक्टर। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या याद रखना है? मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, एनालिना और नोस्टॉक और जीनस जैसे एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम शामिल होता है। तो यह भी याद रखिएगा। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीची फल का खाने योग्य भाग है। पहला है मध्य फल भित्ति, दूसरा है अंतः फल भित्ति, तीसरा है बाह्य फल भित्ति और चौथा है एरिल। तो लीची आप लोगों ने खाई होगी, इसका जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है एरिल। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगर अगर प्राप्त किया जाता है। पहला है लाल शैवाल से, दूसरा हरी शैवाल से, तीसरा भूरी शैवाल से और चौथा नीली हरी शैवाल से। तो अगर अगर प्राप्त किया जाता है लाल शैवाल से, इसका दूसरा नाम चाइना ग्रास भी है। तो ये भी याद रखिएगा। ये जिलेटिन जैसा उत्पाद है और मुख्य रूप से लाल शैवाल, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से बना होता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में शामिल है। पहला है बेरिलियम, दूसरा बैरियम, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा है स्ट्रोंशियम। तो क्लोरोफिल में क्या शामिल होता है? मैग्नीशियम। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। हरित लवक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। इतना और साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी?
पहला है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, दूसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, तीसरा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, और चौथा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, इतना आपको याद रखना है। और जब सतह क्षेत्र तथा तापमान दोनों में कमी होगी तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाएगी। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ है, पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा स्टार्च, तीसरा सुक्रोज और चौथा ग्लूकोज। तो कवकों में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखना है। प्रश्नों की संख्या प्रत्येक वीडियो में 100 मिलेगी आपको, यानी प्रत्येक दिन मैं 100 प्रश्न लेकर आऊंगी। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जली लकड़ी का उत्पाद है, पहला है CO2, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है N2। अब नीचे लिखे हैं विकल्प, वो आपको बताने हैं। तो जली लकड़ी का उत्पाद क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, पहला और दूसरा, तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पहला है मिट्टी का तेल, दूसरा CNG, तीसरा पैराफिन मोम और चौथा है बिटुमेन। तो इसमें जो CNG है ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। CNG जो है ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। तो ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन मोम, बिटुमेन और ये सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन CNG नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन चुनें, हमें इसमें से सही कथन चुनना है। पहला लिखा है सभी धातुएं तन्य होती हैं, दूसरा है सभी अधातुएं तन्य होती हैं, तीसरा है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और चौथा है कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। अब इसमें से सत्य कथन बताना है। तो तन्यता क्या होता है? तन्यता वह गुण है जिसके द्वारा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब पहला कह रहा है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, तो सभी तो तन्य नहीं होती, कुछ धातुएं अपवाद हैं जो तन्य नहीं हैं, पहला गलत हो गया। सभी अधातुएं तन्य हैं, ये भी गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये बात सही लिखी हुई है, और कुछ अधातुएं तन्य हैं, ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा वह होगा तीसरा। पहला, दूसरा और चौथा गलत हैं और तीसरा सिर्फ सही है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो वोल्टता को कौन निरूपित कर रहा है? पहला है किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय, दूसरा है किया गया कार्य गुणा आवेश, तीसरा है किया गया कार्य गुणे समय बटे में विद्युत धारा और चौथा है किया गया कार्य गुणा आवेश गुणा समय। तो इसमें जो वोल्टता को निरूपित कर रहा है वह है आपका पहला विकल्प, किया गया कार्य, और इसके अपॉन में नीचे हैं विद्युत धारा और समय का गुणनफल। अब वोल्टता क्या है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है, पहला है कंपन के आयाम द्वारा, दूसरा है कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात द्वारा, तीसरा है कंपन की आवृत्ति द्वारा और चौथा है कंपन के आयाम तथा इसकी आवृत्ति के गुणनफल द्वारा। तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कैसे किया जाता है? कंपन के आयाम द्वारा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, पहला है दूरी, दूसरा विस्थापन, तीसरा त्वरण और चौथा चाल। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से त्वरण प्राप्त होता है, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गूथे आटे की किसी लोई यानी पेड़े को बेलकर समतल चपाती का रूप दिया गया है, उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने से लोई की आकृति को बदला गया। पहला है अभिकेंद्र बल, दूसरा अपकेंद्र, तीसरा प्रत्यास्थ और चौथा पेशीय बल। गूथे आटे की जो लोई है उसे हमें बेलकर समतल चपाती का रूप देना है, यानी हमने लोई से रोटी बना ली है। तो कौन सा बल लगाया? तो हमने पेशी बल लगाया। जिसने भी रोटी बनाई है तो उसको पता होगा, और ये बात महिलाएं और जो लड़कियां हैं आसानी से समझ सकती हैं कि पेशी बल लगाते हैं तब हम किसी लोई को रोटी का आकार दे पाते हैं, चपाती का रूप दे पाते हैं।
डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। जो मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है वह पेशी बल होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों, पहला है कि वेग किसी भी क्षण समान होंगे, दूसरा है कि विभिन्न त्वरण होंगे, तीसरा है पर समान परमाणु के बल कार्य करेंगे और चौथा है कि जड़त्व में परिवर्तन हो जाएंगे। तो चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड जो हैं, इनके वेग किसी भी क्षण समान होंगे, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है? पहला है प्रयोग, दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण, तीसरा है अनुमानित एवं सामान्यीकरण और चौथा है समस्या की पहचान। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद क्या होगा? समस्या की पहचान करनी होगी सबसे पहले हमें। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट और चौथा है कॉपर सल्फेट। तो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच करनी है तो हमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का प्रयोग करना होगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा परख नली में डालकर इसमें जल की 10-15 बूंदें डालनी है और परख नली में 2 बूंद भोजन के घटक कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंदें कास्टिक सोडे का विलयन डालकर इसे अच्छी तरह हिलाना है। विलयन का रंग यदि बैंगनी हो जाता है तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। तो ये जो है प्रोटीन की जांच करने के लिए परीक्षण होता है, यानी प्रोटीन की जांच करने के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु, तो ये जो प्रश्न है रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप मुख्यतः प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? पहला है पराश्रव्य ध्वनि, दूसरा है अवश्रव्य ध्वनि, तीसरा है श्रव्य ध्वनि और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये अवश्रव्य इंफ्रासाउंड। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला है लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा क्रोमियम और चौथा एल्यूमिनियम। तो विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाना है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी जो गलत है वह हमें बताना है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय दिक्सूची का उत्तर ध्रुव संकेत करता है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की तरह होती हैं। तीसरा है यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर एवं समदूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करती हैं और चौथा है चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाई जाती है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह होगा आपका सी विकल्प। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर तथा समदूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सके उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो इस एकांक ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। इस बल के कारण यह ध्रुव गति करता है। गति करने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है इस पर काल्पनिक रेखाएं खींचने पर यह पथ वक्र के रूप में होता है और इन वक्र रेखाओं को चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि पहला है विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरा है छात्रों को अत्यधिक मानसिक तथा शारीरिक काम करना पड़ता है, तीसरा है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और चौथा है ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया गया है। तो इसमें आपको बताना है शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक जो है वह बताना है। तो इसमें आपका जो बी विकल्प है, छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना पड़ता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यह विधि सीखने के विभिन्न नियमों तथा अभ्यास के नियम पर आधारित है। इस पद्धति में छात्र अत्यधिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करते हैं। इस पद्धति द्वारा रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है।
तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 गुणा 10 की पावर 18। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस इंटरनेट सुविधा से आप दूरस्थ कंप्यूटर में लॉग ऑन कर सकते हैं उसका नाम है। पहला है FTP, दूसरा है चैटिंग, तीसरा है टेलनेट और चौथा है टेलीफोनी। तो टेलनेट इंटरनेट सुविधा से हम दूरस्थ कंप्यूटर में लॉग ऑन कर सकते हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा का ऐसा संग्रह जो एक व्यवस्थित रूप से एक इकाई की तरह एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है कहलाता है। पहला है डेटा सीट, दूसरा है डेटा वैधता, तीसरा है डेटा फील्ड और चौथा है डेटाबेस। तो डेटाबेस सूचनाओं का संग्रह है जो विचारों का प्रतिपादन, परिष्कृत एवं संग्रहण करता है। इसे विषय सूची, आत्म परिचय एवं मूल विषय आदि में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है। इस तरीके के प्रश्न भी विज्ञान में पूछ लिए गए हैं, तो आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके के प्रश्न ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र तो मैंने लिया नहीं है, माफ कीजिएगा। दिए गए चित्र में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक चित्र दिया गया था इस तरीके से, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूं इस तरीके से। और इसमें इस तरीके से एक ये क्या है? ये है हाइड्रिला। अब बताना है कि दिए गए चित्र में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इसमें ये जो पात्र है इसमें जल भरा हुआ है और ये हाइड्रिला है जो बीच में आप पत्ती जैसी देख रहे हैं। तो जल में सोडियम बाइकार्बोनेट जब मिलाएंगे तो जल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न रोग व कारक युग्म में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है आलू का वाट रोग। इसका कारण क्या लिखा है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। दूसरा लिखा है हैजा विब्रियो कोलेरी, तीसरा है पोलियो कॉक्सिएला बर्नेटी और चौथा है क्षय रोग, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें जो सही नहीं है यानी जो गलत है वह हमें बताना है। तो इसमें जो सी लिखा हुआ है पोलियो, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, ये गलत है। इसमें बाकी सब सही लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 व 1.33 है। इनमें किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? पहला है कैरोसिन ऑयल, दूसरा है तारपीन का तेल, तीसरा है पानी और चौथा है इन सभी में बराबर। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? जिसका सबसे कम अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो पानी में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उनसे स्रावित रस के मिलाने वाले सही विकल्प चुनिए। तो अंग दिए गए हैं और जो स्रावित रस है वह दिया गया है। लिखा है आमाशय। तो आमाशय जो है इससे कौन सा रस स्रावित होता है? तो इससे होता है जठर रस स्रावित। तो पहले को मिलाएंगे दूसरे से। फिर लिखा है यकृत यानी लीवर, तो यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। अग्नाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? अग्नाशय रस। और छोटी आंत से आंतरीय रस। तो इसमें आप देखेंगे ए का है दूसरा, बी का है तीसरा, सी का है पहला और डी का है चौथा। तो इसमें आप देखेंगे बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुनामी उत्पन्न होती हैं। पहला है समुद्र में आए भूकंप के कारण पानी की ऊंची नीचे लहरें उठने से, दूसरा है समुद्र के तापमान में वृद्धि होकर गर्म वायु के उठने से, तीसरा है वायुमंडल में विक्षोभ पैदा होने से और चौथा है समुद्र में डाले गए नाभिकीय कचरे से। तो सुनामी का कारण पूछा गया है, तो समुद्र में आए भूकंप के कारण पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठने से और इनसे
बहुत नुकसान होता है, तबाही आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक एवं आवर्त होगा। पहला है p ब्लॉक द्वितीय आवर्त, दूसरा है डी ब्लॉक तृतीय आवर्त, तीसरा है डी ब्लॉक चतुर्थ आवर्त और चौथा है एस ब्लॉक तृतीय आवर्त। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में भरा गया है, तो डी ब्लॉक तत्व संक्रमण है, जबकि आवर्त विस्तार n बराबर 4 तक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो उत्तर होगा डी ब्लॉक और चतुर्थ आवर्त। ब्लॉक आप देखेंगे डी ब्लॉक तक भरे गए हैं और चतुर्थ आवर्त है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? पहला है 15 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, दूसरा है 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज, तीसरा है 10 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज और चौथा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो मानव कान की जो आवृत्ति की सीमा है वह है 20 से 20,000 हर्ट्ज। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कंप्यूटर में जब कोई कार्य होता है तो वह किन 3 चरणों में पूर्ण होगा? पहला है प्रक्रिया निवेश निर्गम, दूसरा है निवेश प्रक्रिया निर्गम, तीसरा है निर्गम निवेश प्रक्रिया और चौथा है निवेश निर्गम प्रक्रिया। तो कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा को किया जाता है निवेश यानी इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस, फिर होता है आउटपुट। एक निवेदन है कि हिंदी यदि आपको समझ में ना आए एग्जाम में, क्योंकि जब जो वैज्ञानिक भाषा होती है जो हिंदी में लिखी जाती है तो वो हिंदी जो है ज़्यादा कठिन लगती है। तो जब भी आपको हिंदी ना समझ में आए, अब यहाँ आप हिंदी पढ़ रहे थे तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन यदि आप इंग्लिश देखेंगे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। तो किसी भी प्रश्न की जब भी आपको हिंदी समझ में ना आए तो एग्जाम में इंग्लिश जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त में उपस्थित फिल करना है के कारण रक्त का थक्का बनता है? पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा है लाल रुधिर कणिकाएं और चौथा है पट्टिकाणु। तो रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु के कारण ही रक्त का थक्का बनता है, प्लेटलेट्स के कारण। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जल में घुलनशील विटामिन युग्म है। पहला है बी और सी, दूसरा ए और डी, तीसरा ए और ई और चौथा डी और के। तो मैंने आपको बताया था WBC यानी W माने वाटर और B और C इसमें घुलनशील होते हैं, और ADEK या कीड़ा से याद रखिए, तो ये वसा में घुलनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। तो विकल्प पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि वैज्ञानिक प्रणाली के पद क्या होते हैं। सबसे पहले समस्या का निर्धारण किया जाता है, फिर समस्या की परिकल्पना, फिर प्रयोग, उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसमें अपना डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास है। उपरोक्त कथन है। पहला है स्वामी विवेकानंद का, दूसरा महात्मा गांधी का, तीसरा जॉन डीवी का और चौथा प्रोफेसर बागले का। तो ये जो कथन है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी याद रखिए। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8 हो जाएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। तो तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होगी वह होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। वह धातु लवण होगा। पहला है धातु कार्बोनेट, दूसरा धातु सल्फेट, तीसरा धातु नाइट्रेट और चौथा धातु क्लोराइड। तो चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह दूधिया रंग का हो जाता है। अगर किसी धातु कार्बोनेट को किसी कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो CO2 गैस बनती है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक सहायक होगा? पहला है कमजोर छात्रों को मदद के लिए प्रेरित करना, दूसरा है उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, तीसरा है नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसे मदद करना और चौथा है स्व उद्गम के लिए उसे निर्देशित करना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की योग्यता को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसकी मदद करना, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त नवाचारों को उनके प्रवर्तकों से सुमेलित कीजिए। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है निरीक्षित अध्ययन, तो इन्हें मिला देंगे डेजी मार्वेन, ये इन्होंने दिया है। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, तो थॉमस एफ गिलबर्ट ने, बी को मिला देंगे तीसरे से। यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ए का है चौथा और बी का है तीसरा। उसके बाद देखते हैं शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसे मिला देंगे नॉर्मन ए क्राउडर, सी का दूसरा, और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर, यानी कि 4 3 2 1 चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। पहला है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय है। पहला है मिट्टी के अंदर दबा होना चाहिए, दूसरा है पूर्णतया जला देना चाहिए, तीसरा है पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए और चौथा है नाली में फेंक देना चाहिए। तो अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय पूछा गया है, तो इन्हें पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग के लिए इन्हें भेज देना चाहिए, पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? पहला है प्रकाश के अपवर्तन से, दूसरा है प्रकाश के प्रकीर्णन से, तीसरा है प्रकाश के ध्रुवण से और चौथा है प्रकाश के विवर्तन से। तो स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनार का खाने योग्य भाग है। पहला है फल वित्ती, दूसरा है अंतःफल वित्ती, तीसरा है मासल बीज चोल और चौथा है बीजांडासन। तो अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? मासल बीज चोल, जूसी सीड कोट जिसे कहते हैं, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अनार में दाने ही तो होते हैं, उन्हीं को तो हम लोग खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया फिल करना है कि क्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है, जिसे मूत्र विकार में उपयोग की करते हैं। पहला है एसीटोन, दूसरा है एसीटैल्डिहाइड, तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड और चौथा है एसिटिक अम्ल। तो अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वैसे ही विकल्प हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। पहला है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, दूसरा है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में और चौथा है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी विकल्प उत्तर है लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम होगा। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही है। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं संपन्न होती हैं, ट्रोपोस्फीयर जिसे कहते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसमें जो है हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और इसमें ही ओजोन परत पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें से सबसे कम गलनांक वाला धातु है। पहला है गैलियम, दूसरा बिस्मथ, तीसरा एंटीमनी और चौथा आर्सेनिक। तो सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? गैलियम। और सबसे अधिक गलनांक वाली है टंगस्टन,
तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है। पहला है सफेद, दूसरा गुलाबी, तीसरा पीला और चौथा हल्का हरा। तो क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग गुलाबी होता है। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह भी विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफिथैलिक अम्ल का बहुलक है? पहला है ऑरलोन, दूसरा डेक्रोन, तीसरा नाइलॉन और चौथा रेयन। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा डेक्रोन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। वे रेशे जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, कृत्रिम रूप से संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है अंश से संपूर्ण की ओर, तीसरा है नियम से उदाहरण और चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र पूछा गया है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा डी विकल्प, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि वह विधि है जिसमें विशेष तथ्य या घटनाओं के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वता तल पाए जाते हैं? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गोल्जी काय, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है लवक। तो संरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं गोल्जी काय में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या होती है। तो चवर्णक दांत पूछे गए हैं। चार प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। मनुष्य के जबड़े में कुल दांत कितने होते हैं? 32। अब इसमें पूछा गया है कि ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या। तो ऊपरी जबड़े में जो चवर्णक दांत होते हैं वह होते हैं 6। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है परिकल्पना बनाना, तीसरा है वैज्ञानिक नियम और चौथा है प्रयोग करना। तो वैज्ञानिक, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो वह है आपका वैज्ञानिक नियम। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? पहला है दल शिक्षण, दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण और चौथा है निदानात्मक शिक्षण। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है बी विकल्प, उपचारात्मक शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा मानव में निषेचन स्थल है। पहला है योनि, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है अंडवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं और चौथा है अंडाशय। तो निषेचन स्थल पूछा गया है तो वह है फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नलिका। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। पहला है बीजाणु जनन, दूसरा है द्विविखंडन, तीसरा है बहुविखंडन और चौथा है मुकुलन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है मुकुलन, बडिंग जिसे कहते हैं। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने 1000 प्रश्न तैयार किए हैं और 10 दिन में मैं इन 1000 प्रश्नों को करवा दूंगी। बस आप लोगों का मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तप्त स्थल शब्द दिया था। पहला है अर्नेस्ट हैकल ने, दूसरा है एजी टांसले ने, तीसरा है वाल्टर जी रोसेन ने और चौथा है नॉर्मन मेयर्स ने। तो तप्त स्थल शब्द नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जैव विविधता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है भूमि भराव, दूसरा है भस्मीकरण, तीसरा है पुनर्चक्रण और चौथा है जल में निस्तारण।
तो कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है भस्मीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है? पहला है सलीम अली, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है होमी जहांगीर भाभा और चौथा है सीवी रमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है? पहला है धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है धारा का रासायनिक प्रभाव, तीसरा है धारा का ऊष्मीय प्रभाव और चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करते हैं वह है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विद्युत परपथों की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति है फ्यूज। फ्यूज तार ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का गलनांक बहुत कम होता है। जब परपथ में अतिभारण के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तब फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और इससे क्या होता है, परपथ टूट जाता है और उसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। डी विकल्प उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज पर उपलब्ध दस्तावेजों अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है? पहला है OMR, दूसरा स्कैनर, तीसरा प्लॉटर और चौथा MICR। तो कागज पर उपलब्ध दस्तावेजों और चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SB किस तत्व का प्रतीक है? पहला है एंटीमनी, दूसरा है सेलेनियम, तीसरा है स्ट्रोंसियम और चौथा टिन। तो ये जो प्रतीक है ये है एंटीमनी का, ये एंटीमनी का प्रतीक है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। सेलेनियम का क्या है? SE, स्ट्रोंसियम का क्या है? SR और टिन का क्या है? SN। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक हैं? पहला है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा ओजोन और चौथा जल। तो इसमें जो यौगिक है वह है जल। जल एक यौगिक है और पृथ्वी पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है, डी विकल्प उत्तर है। और यह है जल जो है, जल का एक अणु 2 तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? पहला है दाब, दूसरा कार्य, तीसरा ऊर्जा और चौथा शक्ति। तो पास्कल जो है ये किसका मात्रक है, ये पूछा जा रहा है। तो पास्कल जो है दाब का मात्रक है, प्रेशर का, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? पहला है संवहन, दूसरा चालन, तीसरा विकिरण और चौथा है संवहन और चालन दोनों। तो ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। इसमें पूछा जा रहा है कि किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो वह विकिरण द्वारा पहुंचती है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परस्पर 60 अंश के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, n बराबर 360 अंश बटे में थीटा माइनस 1। n बराबर 360, थीटा कितना है? 60 है, माइनस 1। ये इससे 6 बार कट जाएगा और 6 से 1 जाएगा 5, यानी सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से प्रतिबिंबों की संख्या हम निकाल लेंगे। और आज का आखिरी प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के द्वारा निर्धारित की जाती है। पहला है आयाम, दूसरा आवृत्ति, तीसरा तारत्व और चौथा आवर्तकाल। तो ध्वनि की जो तीव्रता है ये निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है निर्धारित? ये आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज 200 क्वेश्चन पूरे होते हैं। कल के वीडियो के 100 क्वेश्चन और आज के 100, कुल मिलाकर 200 प्रश्न पूरे होते हैं और कुल शेष बचे हुए हैं 800 प्रश्न।
और 8 दिन में वो भी मैं करवा दूंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।